हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज ये जो आप सामने चैप्टर देख पा रहे हैं 7 नंबर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यह जो चैप्टर है जो आपकी क्लास 7th की हिस्ट्री है, क्लास 7th की जो हम लोग ऑफिशियल एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 7 है क्लास 7th की हिस्ट्री का। इसके बाद क्लास 7th की जो हिस्ट्री है इसका एक चैप्टर और बचता है, वो हम इसके बाद वाली जो 9 बजे की क्लास रहेगी उसमें कवर करा देंगे। ठीक है, फिर आपकी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है वह भी कंप्लीट, क्लास 7th की हिस्ट्री भी कंप्लीट, ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ कक्षा 8 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी बचेगा, पॉलिटी थोड़ा बाकी है कक्षा 6 से ही, तो उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली। यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए एग्जाम में, आपको देखने को भी मिलेंगे इन फ्यूचर, जो आपका एग्जाम जुलाई में होने को है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी विद्यार्थी ठीक तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, मान के चलिए उसको कोई भी ऐसा नहीं जो एसएसटी में फेल कर पाए। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आपको डीप में जाना होगा, डीपली पढ़ना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, एक लाइन एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ? भाई अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था? आइए इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीच में 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं कि ये तमिल है, ये उड़िया है, या आमतौर पर, तो यहाँ पे आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। भाई अगर वो तमिल बोल रहा है तो ये तमिल है ना, और उड़िया बोल रहा है इसका मतलब ये उड़ीसा से आया है और तमिलनाडु या उड़ीसा में वो रहता है। ठीक है, यानी कि उसकी बोलचाल, उसकी भाषा के आधार पर हमने ये गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र से संबंध रखता है क्योंकि वहाँ की संस्कृति के अंदर झलक रही है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है तो हमने उसको पेठे के साथ जोड़ दिया। कहीं के अगर वस्त्र बहुत फेमस है तो उसको वस्त्र के साथ जोड़ देते हैं। कहीं की कविताएं बहुत अच्छी होती हैं तो उस क्षेत्र को हम उन कविताओं के माध्यम से जोड़ देते हैं। कहीं का अगर नृत्य बहुत अच्छा है, संगीत है, चित्रकला है, तो उसको वहाँ से हम जोड़ देते हैं, जैसे मधुबनी की पेंटिंग हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ के अगर वस्त्र हैं, भोजन है ना, चित्रकला है, तो उस क्षेत्र को उसके साथ में जोड़ दिया जाता है। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान करके चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं। भाई युग युगांतरों से चीज़ें चली आ रही हैं और लंबे समय से ये काव्य इस क्षेत्र से संबंध रखता है, ये नृत्य इस क्षेत्र से संबंध रखता है, ये भोजन इस क्षेत्र से संबंध रखता है। लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका भी रही है, समय लगा है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली भी हैं, और सच तो ये है कि आज भी चेंजिंग, बदल रही हैं। भाई जो संस्कृतियां हैं, क्षेत्र की संस्कृतियां हैं, वो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आया है और आता रहेगा। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं, एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से उनका डेवलपमेंट हुआ है। और क्योंकि ऐसे ही कोई बहुत आसान तरीके से कोई भी चीज़ नहीं बन जाती है, सरल तरीके से कोई चीज़ नहीं बदल जाती है, ना तो डेवलप हो जाती है, उसके पीछे एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ओके, तो इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी परंपरा है, उन्होंने किसी दूसरे की परंपरा को अपनाया नहीं है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं भी हैं, एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। कहने का मतलब है कुछ ऐसी परंपराएं होती जो अलग अलग क्षेत्रों में एक जैसी दिखती हैं, यानी कि
क्षेत्र अलग अलग हैं, प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन वो जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, प्रतिष्ठा चली आ रही है वो समान दिखाई देती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं एक जो कि एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं और दूसरे क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने एक नया रूप धारण कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए, चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ समझिए। आइए, भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। भाषा और क्षेत्र के बीच में एक इंटर रिलेशन होता है, एक अंतर संबंध होता है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आजकल के केरल राज्य का एक हिस्सा है। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिए, पूछ लेगा आपसे महोदयम चेरमपुर का महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ है, तो ये केरल राज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, महोदयपुरम का चेर राज्य है, क्या है, केरल राज्य का एक हिस्सा है, बिहार का एक हिस्सा है, या कहाँ का, तो ये केरल राज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, जो कि प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 9वीं शताब्दी में। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आप नोट करना शुरू कीजिए। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। ठीक है, जो मलयालम भाषा है वो किस इलाके में बोली जाती थी, तो वह जो महोदयपुरम का चेर राज्य है, जो कि केरल राज्य का हिस्सा है, यहाँ पे ये बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है। ओके, इतनी बात क्लियर होती, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ पे मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये प्यारे दोस्तों एक अभिलेख है। ये क्या है, एक अभिलेख है जो कि किस भाषा में लिखा है, मलयालम में। ये कौन सी भाषा लिखी है, ये मलयालम भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आरंभिक केरल का एक अभिलेख है, शुरुआती दौर का। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा था कि शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वस्तुतः इस भाषा का जो प्रयोग है उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि जो सरकारी अभिलेख थे उनमें इसका प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ चेर लोगों ने, किसने, चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। भाई जो चेर लोग थे उन्होंने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है, संस्कृत की भाषा से बहुत कुछ ग्रहण किया है। ठीक है, केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। केरल का जो मंदिर है रंगमंच, वह संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। पूछ लेगा आपसे, केरल का मंदिर रंगमंच किसके महाकाव्यों पर आधारित था, तो ये संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। यानी कि संस्कृत के जो महाकाव्य थे उनसे इनकी जो कहने का मतलब है कि इनकी जो बनावट है, इनकी जो प्रकृति है, ठीक है, वो सब चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। मलयालम भाषा की पहली संस्कृतियाँ जो है किस समय की बताई जाती हैं, तो ये 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं, बहुत डीप में और बहुत स्लो हम आपको को कह सकते हैं कि पढ़ा रहे हैं, अभी समय है। ठीक है, और केवल 79, अगर हम टोटल की बात करेंगे तो लगभग 79 तो चैप्टर्स हैं आपके, 6, 7, 8 में तीनों सब्जेक्ट मिला करके। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये 3 सब्जेक्ट के टोटल 79 चैप्टर्स हैं। और हमने पॉलिटिकल साइंस के 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर एक क्लास में कर दिए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 70 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 70 वीडियोज़ आपको देखने हैं, और मान के चलिए कि काम आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो केरल का जो मंदिर है रंगमंच, वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। और मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ थी वो 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, और ये संस्कृत की ऋणी भी हैं। संस्कृत की ऋणी क्यों हैं, क्योंकि संस्कृत से कुछ शब्द, वहाँ से कुछ चीज़ें इसमें ली गई हैं। और ये भी एक काफ़ी रोचक बात है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम ग्रंथ किस शताब्दी का है, लीला तिलकम ग्रंथ 14वीं शताब्दी का है, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र के विषय को धारण करता है। यानी कि व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है। ओके,
14वीं शताब्दी का ग्रंथ लाल तिलकम, ठीक है, किस तरीके का ग्रंथ है? तो इसमें व्याकरण और काव्य शास्त्र की बात की गई है। ओके, यह मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है लीला तिलकम, किस शैली में लिखा गया था? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। ये हमें बहुत ठीक चीज लग रही है कि ये वाला पूछा जा सकता है आपका। लीला तिलकम मणि प्रवालम शैली में लिखा गया, इसमें व्याकरण काव्यशास्त्र की बात हुई है और ये 14वीं शताब्दी का है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा होता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा होता है, जो यहाँ दो भाषाओं, एक तो संस्कृत है और दूसरी यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रयोग किया गया है। यह दो भाषाएं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है कि इसमें संस्कृत का यूज है प्लस वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय की बात करेंगे। शासक, उनके साथ में किस तरीके से धार्मिक परंपराएं आगे बढ़ी। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। कैसे विकसित हुई? क्षेत्रीय जो धार्मिक परंपराएं थी वहां से विकसित हुई। और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। क्या? पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है, क्योंकि हम जगन्नाथ उसी को कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। ओके, तो इस प्रक्रिया का देखिए, ये जो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं विकसित हुई हैं, इसमें सबसे बेहतर उदाहरण पुरी का लिया गया है। उड़ीसा में जगन्नाथ का जो संप्रदाय है, यहाँ पे जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ आपने समझा। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। यानी कि जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वो किन लोगों के द्वारा बनाई जाती है? स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा, कुम्हारों द्वारा, चित्रकारों द्वारा, मूर्तिकारों द्वारा। तो ये स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, ठीक है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जो जगन्नाथ थे वो पुरी के, कहाँ के? वो जो है कि पुरी के, उड़ीसा के स्थानीय देवता थे, जो आगे चल करके इनको जो है विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र नंबर जो 2 है, एक तो ये रहा, इस चित्र की बात हो रही है। यहाँ पे इस चित्र की देखिए, कह रहा है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ हैं, पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, ये हैं बालभद्र, ये हैं सुभद्रा और ये है जगन्नाथ। इनकी ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो तालपत्र की पांडुलिपि हैं और ये उड़ीसा में जो है स्थापित हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे समझते हैं। तो ये जो जगन्नाथ थे ये वहाँ के जो है मूलतः स्थानीय देवता थे, जिनको बाद में भगवान विष्णु का रूप मान लिया गया। और 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि अनंत वर्मन जो हैं ये किस वंश के राजा थे, तो ये गंग वंश के प्रतापी राजा थे। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। किन्होंने? अनंत वर्मन ने, ठीक है, जो कि गंग वंश से संबंध रखते थे। तो इन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को किस राजा ने जो है कि अपना राज्य अर्पित कर दिया? तो वो थे राजा अनंग भीम तृतीय, जिन्होंने 1230 में अपना राज्य जो था वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, किसने? अनंग भीम तृतीय ने जो है कि स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया, अपना राज्य जो है दान दे करके, अपना राज्य जो है वो क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी का। ओके, ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र में महत्व प्राप्त होता गया, ये जो मंदिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है,
जिस जिस तरीके से इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त होती गई, तो इसका जो महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ता चला गया और सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल हो गए, मराठे हो गए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया कि इस मंदिर को अपने अधीन कर लें, अपने कंट्रोल में ले लें, क्योंकि वो ये महसूस करते थे कि मंदिर पर जब हमारा अधिकार हो जाएगा तो वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो हमारा शासन स्वीकार कर लेगी, हमारे अधीन हो जाएगी। इस धारणा के साथ वो लोग जो है कि वहाँ पर उड़ीसा को जीतने के बाद इस मंदिर को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं की बात करते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, जहाँ आज का अधिकांश जो राजस्थान स्थित है वहाँ की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे, जहाँ पे आज जो है अधिकांश राजस्थान है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह जो है कि एक सेकंड प्लीज़, ठीक है, इससे क्या है कि ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे, आज भी हैं, जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में सिर्फ राजपूत ही रहते हैं, तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की है। ठीक है, क्या माना जाता है कि जो राजपूत हैं इन्होंने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की है। ठीक है, और ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं ये वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। ध्यान दीजिए, पॉइंट कह रहा है कि लगभग 8वीं शताब्दी से आज का जो राजस्थान है इसका अधिकांश भाग पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, परिवारों के राजपूत राजाओं का वहाँ पे शासन भी रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में क्या करता था। यहाँ पे देखिए जो फोटो है, अभी समझेंगे आगे, ये जो फोटो है ये बीकानेर के राजकुमार राज सिंह की फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही पृथ्वीराज की, यह भी एक ऐसा ही शासक था। ठीक है, शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में क्या करता था, ये संजोए रखते थे। ठीक है, उनके आदर्शों को अपने हृदय में ये संजो करके रखते थे। जिन्होंने रण क्षेत्र में, ये थोड़ी सी कहानी पढ़ लीजिए, जिन्होंने रण क्षेत्र में, हो सकता है यहाँ से स्टेटमेंट बन जाए, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। पूछ लेगा आपसे, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ कहाँ संरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ उनको संरक्षण दिया गया है, तो काव्यों और गीतों में। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, पूछ लेगा राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ किसके द्वारा गाई जाती हैं, तो ये विशेष रूप से प्रशिक्षित वेल ट्रेंड चारण भाटों के द्वारा गाई जाती हैं। ठीक है, ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, उनकी यादों को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, कि दूसरे लोग भी उन गीतों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उन शूरवीरों को जाने समझें, उनके आदर्शों को अपनाएं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण किया गया था। तो इसके माध्यम से जो सामान्य लोग होते थे वो मित्रता को समझते थे, स्वामी भक्त क्या होते हैं, किस तरीके से प्रेम निभाया जाता है, शौर्य, क्रोध, है ना, इन सब चीज़ों को वह भी जानते थे। ठीक है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था?
कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की जो प्रथा है उसका भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है कि यानी कि जीवित जब उनके पति थे तब भी उनके साथ ही मृत्यु होने पर भी उनके साथ जल जाती थी। ओके, इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था और वे स्त्रियां अपने पति के साथ में चिता में जल जाया करती थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है वो ये क्षेत्र यहाँ पे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जिनकी चर्चा है वो क्षेत्र इस मानचित्र में आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्षेत्रीय समितियों से परे कथक नृत्य की कहानी को समझेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानियाँ। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को हम यहाँ पे देखेंगे। कथक क्या है? एक प्रकार का डांस है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, लाइन को नोट कीजिए। कथक शब्द जो है ये कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। ओके, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ध्यान दीजिए, कथक जो है ये मूल रूप से क्या था? उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी। कथक क्या है? एक जाति हुआ करती थी ये। ठीक है, इतनी बात समझ में हुई। और वहाँ से कथक जो शब्द है कथा शब्द से निकला हुआ है। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, यानी कि एक विशेष नृत्य शैली को ये अपनाने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि जो राधा कृष्ण की जो पौराणिक कहानियाँ हैं लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। ठीक है, राधा कृष्ण की जो पौराणिक कहानियां हैं जिनको नाटक के रूप में प्रेजेंट किया जाता था उन्हें रासलीला नाम दिया गया। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े हुआ करते थे। अब यहाँ पे आगे बढ़िए। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। ध्यान दीजिए, मुगल बादशाह और उनके जो अभिजात थे उनके शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वो एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में डेवलप हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं यानी कि अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान यानी कि जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में। ध्यान दीजिए, आगे चलकर ये दो परंपराओं में, एक था आपका राजस्थान, दूसरा था लखनऊ, इनमें और ये डेवलप हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह जो हैं ये अवध के अंतिम कौन थे? नवाब थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभर करके सामने आया। और फिर क्या है कि 1850 से 75 के दौरान ये जो नृत्य शैली है इसके रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर ये संस्थापित हो गया। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा सकते हैं, ये एक डांस क्लास है, नृत्य की कक्षा है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो की ये पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर इसको संस्थापित किया गया और इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर भी दिया जाने लगा। इसकी जब यानी कि जब यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता था उसमें क्लिष्ट द्रुत पद संचालन, कैसे अपने पैर को, अपने स्टेप्स को, इन सब चीज़ों पर और सही ड्रेस क्या पहननी है, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद कर दिया। क्या? ये जो
19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासक जो थे इन्होंने कथक को पसंद नहीं किया, फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं के द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो हमारा कथक नृत्य है इसको देश में 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है इस पर थोड़ी सी चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ से कुछ खास मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे क्या है लिखा है, ये कथक नृत्यांगनाएँ हैं और यहाँ पे ये कथक नृत्य कर रही हैं। ठीक है, दरबारी चित्र है ये। और अगर यहाँ पे जैसे कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको मान्यता मिली है, इस समय शास्त्रीय माना जाता है इनको। जैसे तमिलनाडु का अगर शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ ले तो वो है भरतनाट्यम, आप इनको नोट कर लीजिए। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। तो ये कुछ यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य अलग अलग स्टेट से संबंधित दिए गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट बहुत कीमती है। एक देखिए, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा की बात यहाँ पे हुई है। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा, यानी छोटे छोटे चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि नाम से पता चल रहा है छोटे आकार के चित्र होते हैं। जो लघु चित्र होते हैं वो छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। जो छोटे छोटे चित्र होते हैं इनको पानी वाले कलर से कपड़े या फिर कागज़ पर इनको बनाया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र, जो पुराने छोटे छोटे चित्र हुआ करते थे, तालपत्रों या फिर लकड़ी की तख्तियों पर ये बनाए जाते थे। ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लेगा कि प्राचीनतम लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे, तो ये तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर बनाए जाते थे। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो होते थे वो पश्चिम भारत में जो जैन ग्रंथ था, ठीक है, उसको सचित्र यानी कि चित्र के सहित उस ग्रंथ को बनाने के लिए इन कलर्स का, इन चित्रों का प्रयोग किया गया। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित किया करते थे। किसने संरक्षण दिया? मुगल बादशाह अकबर ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी जो ये लोग किया करते थे। ठीक है, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलू जो थे वो चित्रित किए जाते थे उनको। ठीक है, और उनका चित्र बनाया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ये लोग ये जो चित्र बनाते थे चटक रंगों का प्रयोग करते थे, एक दूसरे को उपहार के तौर पर दिया जाता था। और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जो लोग होते थे वही इन चित्रों को देख भी सकते थे, सब लोग नहीं देख सकते थे। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। मुगल साम्राज्य के देखिएगा पॉइंट लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़ करके नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए थे। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया तो वहाँ पे जो बहुत सारे चित्रकार थे वो मुगल दरबार छोड़ करके जो नए क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे वहाँ चले गए। रिजल्ट ये हुआ, मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जो है लगातार कंटिन्यू रहा, जारी रहा। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये बताया जा रहा है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल का एक छोटा सा चित्र है।
ओके, वो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत का एक लघु चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। कोटा का ये चित्र है, आइए समझते हैं। देखिएगा, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का एक इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बस होली शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस होली शैली। ये जो बस होली शैली है ये लघु चित्रकला की शैली है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो चित्रित की गई वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की क्या हुआ, अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक है, और ये चित्र क्या है, इस चित्र में क्या बताया गया है, ये कृष्ण, राधा और उसकी सखियाँ पहाड़ पर दिखाई गई हैं और इसमें जो है ये कांगड़ा का चित्र आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हम समझ रहे थे, अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर वो लोग पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, यानी कि उनको शरण देने वाले तैयार थे, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली भी डेवलप हो गई। 18वीं शताब्दी के बीच भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान भी डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की जो वैष्णव परंपराएं थी और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, कांगड़ा शैली की विशेषता इसमें से क्या है? तो ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का जो प्रयोग किया जाता था, ये जो है कांगड़ा शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उसमें नीले और हरे रंग कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। याद रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित किया करते थे। ऐसा नहीं है कि जो वेल एक्सपर्ट व्यक्ति है, ठीक है, जो चित्रकार है वही चित्र बनाए, साधारण व्यक्ति भी थोड़ा बहुत बना लेते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, यानी कि ये जो छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे ये राजमहलों में सावधानीपूर्वक इनको रख दिया जाता था, जिससे कि वो सदियों तक सुरक्षित रह सके। अब हम बंगाल पर एक नज़र डालेंगे, नज़दीक से एक नज़र डालेंगे बंगाल पर। ठीक, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, तो आप इनको डीपली समझिए। चलिए, क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबा चैप्टर है ये। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे होता है? जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। भाई, जो व्यक्ति जहाँ से आया है तो उसको उसी के हिसाब से नाम दे दिया जाता है, उसी के हिसाब से उसकी भाषा का नाम दे दिया जाता है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे। जो बंगाल है वहाँ के लोग हमेशा बंगाली भाषा, बंगला भाषा बोलते थे। किंतु एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, कि जो बंगाली है वह भी किस लैंग्वेज से निकली है, वह भी संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के, यानी कि प्रारंभिक संस्कृत जो ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है, शुरुआती संस्कृत जो ग्रंथ थे उनके अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव हुआ तो हुआ कैसे? ये जो है सस्पेंस है यहाँ पे। ठीक है, चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बंगाली रामायण की तालपत्र की पांडुलिपि का एक पेज जो है वो यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, चलिए पॉइंट को समझिए। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगला पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो अधिक प्रबल होते चले गए तथा 7वीं शताब्दी में
चीनी यात्री ह्यूनसोंग ने, इसको वेनसोंग पढ़ते हैं, ह्यूनसोंग ने ये पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। किस कब की बात है? 7वीं शताब्दी की बात में चीनी यात्री जो वेनसोंग था उसने ये पाया बंगाल में सर्वत्र यानी कि हर जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। ध्यान दीजिए, 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। किसको? अकबर को क्या माना जाने लगा? सूबा माना जाने लगा जब वो प्रदेश को जीत लिया। किस प्रदेश को? बंगाल को। 1586 की बात है। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में डेवलप हो रही थी। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, ध्यान दीजिए, बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है, यानी कि और भी कई लैंग्वेज से होकर के गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ना और भी अलग अलग भाषाओं से होकर के ये गुजरी है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बंगाली का जो प्रारंभिक साहित्य है, जो शुरुआत का साहित्य है, उसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, दूसरी जो है वो उससे स्वतंत्र है। एक पर संस्कृत का अधिकार है, संस्कृत का ऋणी है, उससे शब्द लिए गए हैं, दूसरी उससे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, तो मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ इसमें शामिल हैं पहली श्रेणी में। और दूसरी श्रेणी में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, स्टेटमेंट में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी श्रेणी जो है नाथ साहित्य शामिल है इसमें, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ, कथा गीत, ये गाथा गीत, ये जो है वो दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियाँ हैं। ठीक है, एक संस्कृत की ऋणी है जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरी संस्कृत से फ्री है जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा, मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर की यहाँ पे बात की गई है। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं किया करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, ये बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। धर्म ठाकुर कौन है? एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, कोई इंसान नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं, पढ़ लीजिए इसको। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। पहली श्रेणी के जो ग्रंथ हैं उनका काल जो है, उनका समय जो है, उसको डिसाइड यानी कि उसको फिक्स करना, निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें ये इंडिकेट किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीर और मंदिर की बात होगी। पीर क्या है? पीर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है प्यारे दोस्तों। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक।
क्या? पीर का मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। चलिए पीर और मंदिर की बात कर लेते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर, ऐसे क्षेत्र जिनमें बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी, ठीक, उसको छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में वो शामिल होते चले गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ध्यान दीजिए, क्या है, बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने मुगलों का नियंत्रण, किसका? मुगलों का कंट्रोल हो गया बंगाल पर, और इन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें भी बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आ जाती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा किया करते थे। कभी कभी तो ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या? इन नेताओं के पास क्या हैं? अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक और एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इसमें शामिल थे। ठीक है, पीर श्रेणी में ध्यान दीजिए, पीर श्रेणी में सूफी या संत और धार्मिक महानुभाव हो गए, साहसी उपनिवेशी हो गए, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा हो गए, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इसमें शामिल हैं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर के समाप्त हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बंगाल में किस शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, तो 15वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, और कहाँ आकर के समाप्त हो गया? 19वीं शताब्दी में आकर के समाप्त हो गया। ठीक है, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी यानी कि घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। ठीक है, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने अनेक अवसरों का लाभ भी उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों, यहाँ पे देखिएगा झोपड़ियों वाला लिखा है, झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ पे पिक्चर है, इनको देखिएगा। एक तो जैसे पॉइंट है हमारा जीववाद, यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, जीववाद कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी है। ये जो झोपड़ी है इसको दो चाला कहते हैं क्योंकि एक छप्परदार झोपड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महिला स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस झोपड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये क्या है? ये दो चाला छप्परदार झोपड़ी है और एक चौचाला यहाँ पे मंदिर है। ये जो मंदिर है ये एक चौचाला मंदिर है। ओके, चलिए अभी इनके बारे में और बेहतर समझेंगे। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोपियों के साथ कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया है विष्णुपुर की। ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में। चलिए अब अभी हम ऊपर दो शब्द मैंने पढ़ा, दो चाला चौचाला।
वो यहाँ पे समझिए। चलिए भाई, इन मंदिरों की जो शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह है, जिसको दो चाला कहा जाता है। दो चाला क्या है? ये बंगाल की छप्परदार झोपड़ियाँ हैं, दो चाला यानी कि दो छत वाली झोपड़ियाँ हैं। चौचाला चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव भी देखने को मिला। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच भी चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मछली एक भोजन के रूप में किस तरीके से आई, चलिए उसको समझते हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए पिक्चर में क्या दिखाया गया है। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक है आराम बाग का। ठीक है, ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मुझे लगता है आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए, मछली भोजन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं, बंगाल एक नदीय मैदान है। बंगाल कैसा? बंगाल जो है एक नदीय मैदान है, जहाँ मछली और धान की उपज बहुत अधिक होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख भी मिलता है। बंगाल साहित्य में मछली का जगह जगह पर स्थान पर उल्लेख भी मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की जो दीवारें हैं, उन पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। इससे ज़्यादा और क्या होगा, है ना। हर जगह मछली दिखाई गई है ना। और मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा था। जगह जगह पर मछली का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो बौद्ध विहार हुआ करते थे, उनकी जो दीवारें हैं, उसमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों को शमिश, क्या लिखा है, ब्राह्मणों को सामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। और बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, नोट कर लीजिए। बृहद्धर्म पुराण क्या है, तो ये बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर। इसके बाद क्लास 7th की जो हिस्ट्री है, इसका लास्ट चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 8। क्लास 7th की हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्लास 8 की हिस्ट्री को कवर करेंगे। क्लास कैसे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो हम बड़े चैनल पर कराएंगे। जो हमारा दूसरा चैनल है स्मार्टर एवरीडे, जहाँ हमारे 1.95 लाख सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, इस चैनल पर हम क्या कराएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। चलिए।